गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो न्यूक्लियस के बारे में जब हमने क्लास की थी तो डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी। तो अब देखिए कि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं ना, बायोलॉजी के बारे में, जब भी कोई एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो अब उसमें एक वर्ड यूज होता है कि हम टेम्पोरेरी माउंट दिख रहा है यहाँ पे, ये माउंट, ठीक है, टेम्पोररी माउंट। जैसे हमने क्या कहा था, हमने अनियन का और हमने चिक सेल का किया था, क्या टेम्पोररी माउंट, अनियन और चिक सेल, ठीक है। एक प्लांट था, दूसरा एनिमल सेल था। तो टेम्पोररी माउंट क्या कहते हैं, जब भी हम किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल को, ठीक है। अब बायोलॉजिकल सैंपल क्या है, यहाँ पे अनियन है, यहाँ पे क्या है, चीक है, ठीक है। इसको हम लोग स्पेसीमेन भी कहते हैं, स्पेसी। इसको हमने अगर ग्लास स्लाइड पर शॉर्ट टर्म के लिए हमने स्टडी करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, कब के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको टेम्पोररी माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पोरेरी माउंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसी टेम्पोररी माउंट को हम लोग वेट माउंट भी कहते हैं, वेट माउंट भी कहते हैं, सही है, ठीक है। तो जब अब हमारा आगे हम देखते हैं, मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि टेम्पोररी माउंट आप जब पढ़ेंगे ना क्लास में, या फिर आपको अगर टीचर पढ़ाएंगे, या फिर तो टेम्पोररी माउंट दो तीन जगह पे एनसीईआरटी के सेल में डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसको नहीं समझने की वजह से, एक परमानेंट स्लाइड होता है, दूसरा टेम्पोररी माउंट होता है, ठीक है। तो ये टेम्पोररी माउंट है, ये 4-5 स्टेप में हो जाता है। जैसे एक हमारा, सबसे पहले इस पे वाटर डालेंगे, फिर इस पे स्पेसिमेन डालेंगे, फिर इसको कवर स्लिप से वो कर देंगे, ढक देंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें एयर बबल नहीं जाए, फिर इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व कर लेंगे। यही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म जैसे हम शुरू करते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जब हमने क्या किया, टेम्पोररी माउंट किया, किसका बेटा, हमने टेम्पोररी माउंट किया अनियन पील का, अनियन पील का, और किसका किया, और क्या था, चिक सेल का, चिक सेल का, ठीक है। तो अनियन पील का जब हमने किया था तो क्या था, एक तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, ठीक है। बीच में क्या होता है, वैक्यूल हो जाता है, साइड में हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये बाहर का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम लिख रहा हूँ। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। अब ये जो जो ऐसा एरिया जो कम स्टेन होता है, यानी लिटिल स्टेन होता है, लिटिल स्टेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सब चीजें तो हम लोग देख चुके हैं। अगर चिक सेल की बात करेंगे, ये एनिमल सेल है। अब इसके बीच में जो है हमारा न्यूक्लियस होगा, और ये हमारा लिटिल स्टेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया, पीएम से मैं डिनोट कर लिख रहा हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, स्टेन ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह है, मैं एक बात लिख देता हूँ कि स्टेन जो है ना बेटा, जो स्टेन होगा, जो कलर होगा, ठीक है, डार्क हो रहा है या मतलब वो लाइट रह रहा है, ये डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन पे। किस पे, केमिकल कंपोजिशन पे, केमिकल कंपोजिशन किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर का जो केमिकल कंपोजिशन है, इस पे क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमारा स्टेन कैसा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि केमिकल कंपोजिशन किसका, साइटोप्लाज्म का, क्या, क्या है इसमें केमिकल कंपोजिशन, इसमें वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म हम देखते हैं बाय डेफिनेशन कि साइटोप्लाज्म कहेंगे किसको, ठीक है।
तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, दी साइटोप्लाज्म ये क्या है, इज द फ्लूइड फ्लूइड कंटेन fluid content inside the plasma membrane, inside the plasma membrane, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो देखिए, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसका तो बेटा एक लिक्विड पार्ट हो गया, क्या हो गया, लिक्विड पार्ट, ठीक है। इस लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है, क्या सेल ऑर्गेनेल, ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। देखो कैसे, सेल है, न्यूक्लियस हो गया, इससे अटैच हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैं ये सारा डायग्राम अभी रफ बना रहा हूँ, एक क्लास लेंगे जिसमें हर एक डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करना है, उसका उस क्लास का नाम होगा सेल एटलस के नाम से, ठीक है। वो अभी हो नहीं रहा है, बाद में होना है, ठीक है। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा गोल्जी बडीज, जीबी गोल्डी बडीज हो गया हमारा, जो है उसके बाद क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ये बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। अब ये क्या होता है, हमारा ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल उसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। और हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मैं बता चुका हूं इन सब बातों को, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा, ठीक है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है, सो हम लोगों ने क्या कहा, हमने इसको नाम दिया है लिक्विड पार्ट को साइटोसोल, ठीक है। क्या बेटा, देखो सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ये लिक्विड पार्ट है, ये क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है, सही। अब देखो ये जो साइटोसोल है ना, ये दरअसल क्या है, ये असल में एक्वस, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 90% जो है ना वाटर है, क्या है, 90% क्या है, वाटर। लेकिन सिर्फ वाटर नहीं होता है, जो 10% है उसमें 10% में साल्ट, साल्ट मिनरल, इसमें अमीनो एसिड, हमारा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है बेटा, अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। शुगर हमारा विटामिन, विटामिन जिसको बोलते हैं विटामिन, ठीक है। उसके बाद जो डिजॉल्व गैसेज है,
आप डिजॉल्व गैसेज जब मैं कह रहा हूँ तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अच्छा हमने जो डिफ्यूजन पढ़ा था उसमें जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो सब का सब कहाँ होता है इसके अंदर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 64% होता है। अब कहेंगे कि 64% कैसे, तो 10% जो 90% ऑफ वाटर के बाद जो रेस्ट बच रहा है उसका 64% ऑक्सीजन हो जाता होता है इसमें। उसके बाद हमारा कार्बन होता है, कार्बन हमारा कितना होता है 18% होता है। उसके बाद हमारा जो है ना आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 10% होता है। सबसे कम होता है नाइट्रोजन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन कितना होता है 0.3%, 0.3%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब किस में होता है, ये सब इस लिक्विड पार्ट में होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोसोल कहते हैं बेटा। सेल ऑर्गेनल के बारे में हमने देख लिया। ठीक है तो अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, इन सब में हमारा जो साइटोप्लाज्म है एक वाइटल रोल क्रिएट करता है। सेल को जिस मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सेल के ऑर्गेनल्स को वो सारा का सारा कौन देता है, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीजें होती हैं सब उसको मिल जाती हैं। साइटोप्लाज्म बहुत मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये है पार्ट है किसका, सेल का। ठीक है, इधर प्लांट सेल हो इधर वो हो। इसके अलावा हमारा जो सेल ऑर्गेनल होता है वो सब कहाँ रहता है, वो भी रहता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर में। तो हम अपने अब सेल ऑर्गेनल के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन इसमें होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो अब एक बात देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, सेल ऑर्गेनल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, लिविंग का। अब जैसे इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है कि जैसे बेटा देखो वायरस है ना, तो वायरस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये तब लिविंग होता है जबकि ये किस में इंटर करता है, लिविंग थिंग्स में। तो उसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वायरस के पास, वो क्या है, एब्सेंट होता है। तो कह रहा है कि सिग्निफिकेंस करता है ये मेम्ब्रेन किसको, लाइफ को सिग्निफिकेंस करता है। ठीक है, यानी ये कि मेम्ब्रेन अगर होगा तो लाइफ होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तब वहां पे क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए ये बात कही गई एनसीईआरटी में कि मेम्ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मतलब ये वो करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम जो सेल ऑर्गेनल होता है ये सारा का सारा यूकैरियोटिक में होगा हमारा, उसमें नहीं होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसको समझाने के लिए हमने दो एग्जांपल दिया था। हमने कहा था कि हार्ट जो है वो क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंप, ब्लड को पंप करना। उसके बाद वो हार्ट का काम हार्ट कर रही है। अब डाइजेशन का काम कौन कर रहा है, स्टोमक कर रहा है। लेकिन जब हमने एग्जांपल दिया था अमीबा के बारे में, हमने कहा था ये यूनिसेलुलर है, तो सारा का सारा सेल का फंक्शन यूनिसेलुलर इसी में करता है। डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। ठीक है, जिसे जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग है, ईआर का फंक्शन अलग होगा, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अलग है, तो हमारा गोल्जी बडीज का फंक्शन अलग होता है। हर स्ट्रक्चर जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से। तो अब देखिए हमने क्या बात कही कि हमने ये कहा कि अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो सेल ऑर्गेनल है, ये सारा का सारा कहाँ तैरता रहता है, ये तैरता रहता है हमारा किसमें, हमारा ये तैरता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर में। तो साइटोप्लाज्म ही का एक तरीके से पार्ट हो गया। अब इसके इस लिक्विड पार्ट को हमने क्या बोला, इसके लिक्विड पार्ट को हमने साइटोसोल बोला। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंडोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला हमारा जो है ईआर होगा, हो सकता है 1 घंटे लग जाए ईआर को समझाने में। यानी नेक्स्ट क्लास बहुत वो होने वाला है, लॉन्ग होने वाला है क्लासेस। ठीक है, आप लोग जितने भी मतलब बच्चे इस पे क्लासेस कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप जो है इसको करने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। आप यकीन मानिए कि एनसीईआरटी में कोई ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी हो वो छूट गया हो, ऐसा नहीं होगा। आज के क्लासेस में इतनी ही बात थी। साइटोप्लाज्म में है, फ्लूइड होता है, उसके अंदर में मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
साइटोसोल कहते हैं। वो एक तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस है, 90% उसमें वाटर होता है, उसके बाद 10% में साल्ट मिनरल आते हैं, अमीनो एसिड आते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, शुगर होता है, विटामिन होता है, डिजॉल्व गैसेज होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो सेल ऑर्गेनल होता है। सेल ऑर्गेनल क्या है, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसमें एग्जांपल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिस, वैक्यूल, ये जो सेल ऑर्गेनल होता है ये एब्सेंट किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बताई गई, वो कहती है कि एनसीईआरटी ये हमारी कहती है कि जो हमारा ये है ना, जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेम्ब्रेन जो है इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एग्जांपल को वहां उसमें दिखाया गया वायरस के हिसाब से, कहा गया वायरस जो है, वायरस असल में इसमें नहीं होता है, हमारे में वायरस के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसकी जगह पे वहां पे इन्वेलप होते हैं, ठीक है। तो अब वायरस में मेम्ब्रेन नहीं होता है तो उसके अंदर में लाइफ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो मल्टीप्लाई कब करता है, जब वो किसी होस्ट में चला जाता है, किसी होस्ट में चला जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तरीके का नेटवर्क है जो प्रोटीन के उसमें सिंथेसिस होता है। उसके दो दो टाइप्स होते हैं, एक एसईआर होता है, एक आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम लगा होता है। अब ये राइबोसोम जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, फिर वो वापस उसमें भेजता है। अब प्रोटीन का शॉर्टिंग होगा, प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसके बाद लिपिड उसी तरीके से एसईआर क्या करता है, लिपिड को करता है, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ स्टेरॉइड जो होते हैं, जो फैट स्टेरॉइड सब्सटेंसेस है एनिमल सेल में, ये सारा का सारा काम एसईआर करता है। डिटेल में करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि वो एक साइड से न्यूक्लियस से का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहां से एक चैनल बनाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है। वो अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा हुआ, मैंने एक ही टॉपिक को डिस्कस किया है। जिन लोग जो भी क्लासेस कर रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप ये जो 9th क्लास का मैं डाल रहा हूँ इसको फाउंडेशन के नाम से, अभी जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सब के सब जो है नीट फाउंडेशन पे आएंगे। आप इसको देखिए, जब 11 शुरू होगा तो आप देखेंगे आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ गए होंगे, आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे 9th के 11th के, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, वहां पे चीजों को बस याद करना है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, जो लोग भी देख रहे हैं वो प्लीज शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।